गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रोल ऑफ वुमन इन द फ्रांस रिवॉल्यूशन। ओके, क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया और कैसे वहाँ की वुमेन्स ने कैसे स्ट्रगल किया। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो फ्रांस में हुई थी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन वो हुई थी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रांस कॉलोनीज। जो जितने भी फ्रांसी कॉलोनीज थी वहाँ पर स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था, है ना। अगर हिंदी में हम जब बोले तो दास प्रथा बोलते हैं, गुलाम बनाना बोलते हैं। अब फ्रांसी कॉलोनीज मतलब अगर कॉलोनी का बारे में बात करें, किसी देश के कोई देश जब दूसरी किसी जगह पर कब्जा करता है, किसी दूसरी कंट्रीज में कब्जा करता है, तो उसको हम कॉलोनीज के नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लाइक ब्रिटिशर्स ने हम पर जब रूल किया था तब जो इंडिया थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक वैसे ही फ्रांस की भी अपनी कुछ जगहों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जो कि कहलाती है फ्रांस की कॉलोनीज। फ्रांस की कॉलोनीज के जो नाम थे वो थे ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो एंड मार्टिनिकी। ओके, ये सारी जगहें कैरेबियन रीजन की है। कैरेबियन रीजन साउथ ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है। साउथ ऑफ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है बेसिकली, तो वहाँ पर ही कैरेबियन जगह है। बेसिकली आपने अगर नाम अगर कभी सुना हो, वेस्ट इंडीज़ जो नाम है वो कैरेबियन लैंड से बिलोंग करता है, जो कि साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। ओके, अब इन कैरेबियन कंट्रीज से इन यूरोपियन कंट्रीज को या फ्रांस को क्या मिलता था? टबैको हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर हो गई, इंडिगो हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती थी, जो कि यूरोपियन में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके, अब दिक्कत ये थी कि जो यूरोपियंस को इन सारी चीज़ों की डिमांड्स तो थी, कॉफ़ी चाहिए थी इनको, शुगर भी चाहिए थी इनको, इंडिगो भी चाहिए था, और ये सब चीज़ें यूरोप में नहीं ग्रो की जा सकती, ये कैरेबियन लैंड्स पे ग्रो की जाती थी उस समय। सो प्रॉब्लम ये थी कि अब क्या करें, सिंस यूरोपियन वहाँ जाके काम नहीं करना चाहते थे। रीज़न ये था वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, इस वजह से यूरोपियन के जो यूरोप से जो लेबर था वो वहाँ जाने को तैयार नहीं रहता था, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। तो अब पर लेकिन उनको लेबर की शॉर्टेज तो होती थी कि लेबर नहीं है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, इस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए इन्होंने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है ये बेसिकली 3 जगहों के बीच में होता था। सबसे पहले यूरोप, फिर अफ्रीका और अमेरिका। होता क्या था, यूरोप जो कि फ्रांस यूरोप में सिचुएटेड है, अफ्रीकन नेशन, यूरोप से ये लोग अफ्रीकन नेशन जाते थे, वहाँ से ये गुलाम खरीदते थे और फिर ये साउथ ऑफ अमेरिका में जाके सेल आउट कर देते हैं, यानी कि जो कैरेबियन लैंड्स में जो बड़े बड़े प्लांटेशन ओनर्स थे उनको सेल करते थे। ओके, इस ट्रेड की शुरुआत 17th ऑफ सेंचुरी में स्टार्ट की गई थी। ओके, फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे बॉर्डियक्स एंड नेंस, जो कि जगह के नाम हैं, वहाँ से ये लोग बाय वाटर ही ये लोग अफ्रीका जाया करते थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाके जो वहाँ के जो लोकल चीफियंस होते हैं, जो मीन्स लोकल रूलर्स होते थे, वहाँ से ये बहुत सारे गुलाम खरीदते थे, बहुत सारे स्लेव्स खरीदते थे और उसको जो बाय वाटर शिप से बाय वाटर दूसरी शिप में भर के फिर वहाँ से कहाँ चले जाते थे, डायरेक्ट कैरेबियन लैंड्स पर। और इस दौरान इनको लगभग बाय वाटरवेज था उस समय, तो कम से कम 3 महीने लग जाते थे ओके ट्रैवल करने में। अब वहाँ जाने के बाद, अफ्रीका जाने के बाद, वहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांटेशन ओनर होते थे, यानी कि जो बड़े बड़े खेत एग्रीकल्चरल लैंड के जो ओनर होते थे उनको बेच देते थे। मैंने आपको बताया ना, लेबर की जरूरत पड़ती, तो वहाँ पर उन खेतों में इन स्लेव से ये लोग काम करवाते थे। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री की स्लेवरी सिस्टम क्या होता है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी, स्लेव ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था उसके बारे में। ओके, और क्या उनके रीजंस थे कि क्यों ये ट्रेड को स्टार्ट किया गया था। अब बात हम करते हैं कि फ्रांस में स्लेव एबॉलिशन कब हुआ इन कॉलोनीज में, फ्रांसी कॉलोनीज में। 18th सेंचुरी आते आते फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम के बारे में बात होना स्टार्ट होगी कि स्लेवरी सिस्टम अच्छा है या बुरा है। इस दौरान मैंने आपको बताया था राजा की गवर्नमेंट, फिर जैकोबिन्स की गवर्नमेंट, फिर बाद में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनी, पर लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बनी, पर लेकिन वो इंस्टेबल थी। उसके बाद में नेपोलियन गवर्नमेंट, यानी हमने 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रखी। राजा ने भी ध्यान नहीं दिया था स्लेवरी पे। इसके बाद जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई
तो उन्होंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि जैकोबिन्स जो बड़े बड़े रिच मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनका सपोर्ट चाहता था। और अगर जैकोबिन्स स्लेवरी को बैन एबॉलिश कर देता तो उनका जो सपोर्ट था बड़े बड़े बिजनेसमैन का, मर्चेंट्स का, वो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट से हट जाता। इस वजह से उन्होंने भी फ्रांस को स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया गया। अब बात आती है, हमने याद किया, हमने बोले जब जैकोबिन्स गवर्नमेंट हटा दी गई थी तब नेशनल असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया था। आफ्टर ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा गया था। इस कन्वेंशन में 1794 में ये ऑर्डर दे दिया कि फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज है वहाँ पर स्लेवरी बंद कर दी जाए। ओके, वहाँ पर स्लेवरी को बंद कर दी जाए। ये चीज़ 10 सालों तक चली। ओके, ये चीज़ 10 सालों तक स्टार्ट हुई। पर लेकिन वापस 10 साल बाद जैसे नेपोलियन बोनापार्ट किसने मिलिट्री रूल के तहत फ्रांस के हेड बने, तब उन्होंने वापस से स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। ओके, पर लेकिन फाइनली 1846 में स्लेवरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ओके, और उसको हमेशा के लिए एबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ साथ ये हमने अभी तक पढ़ी फ्रांस के वुमेन की क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बाद में स्लेवरी का एबॉलिशन। इसके साथ साथ एक और चीज़ पे एबॉलिशन लगाया था, सेंसरशिप में। सेंसरशिप क्या होती है ना, लाइक आप आजकल आप न्यूज़ देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं मीन्स उसमें किसी लाइक आप न्यूज़ देखते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी न्यूज़ वाला हर टाइप की जो उसको दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है। न्यूज़ वाले जो भी पेपर में जो भी न्यूज़ छापना चाहते हो छाप सकते हैं। मैगजीन जो प्रिंट होती है उसमें जो आर्टिकल देना तो देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर है। बुक्स में आपको पढ़ाई जाती है, तो बुक्स में भी अगर कोई चीज़ें जो आपको प्रिंट होनी होती है बुक में, आजकल वो प्रिंट होती है ना। तो जब किसी चीज़ पर रोक लगा दी जाए, जिस पे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, जिस पे किसी चीज़ पर जब गवर्नमेंट बैन लगा देती है ना, वो अपने हिसाब से कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं सेंसरशिप। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, जब राजा मीन्स लाइक किंग लुइस 16 हुआ करता था तब उसने सेंसरशिप लगा रखी थी। उसने अपने कुछ सेंसरशिप के मेंबर्स को इकट्ठा कर रखा था। इसका मतलब ये था कि फ्रांस में कोई भी बुक, मैगजीन, आर्टिकल्स या न्यूज़, या उस समय आंदोलन जब होते थे उस समय गाना गा के या फिर ड्रामा प्लेस करके इकट्ठा किया करते थे, बिकॉज उस समय एजुकेशन इतनी नहीं थी लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है वो बुक्स, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ नहीं पाते थे। ये बेसिकली कौन पढ़ सकता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते। तो सरकार के अगर प्रोटेस्ट भी करना होता तो उनको प्ले या सॉन्ग्स के थ्रू करना पड़ता था। तो पहले क्या होता था, जब राजा होते थे तो उनके पास पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर वो लोग चेक करते थे कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं, सॉन्ग कर रहे हैं, जो इन्होंने न्यूज़पेपर में जो प्रिंट कर रहे हैं, बुक में जो प्रिंट कर रहे हैं, इसमें कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा तो नहीं है। अगर वो लिखा होता तो उसको वो मना कर देते कि आप प्रिंट नहीं करवा सकते। तो एक और चीज़ जो हुई थी आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल, जो फ्रांस रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसमें एक सेंसरशिप को भी बैन कर दिया गया था। मतलब अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ भी छाप सकते हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, कुछ भी वो लोग दिखा सकते हैं, प्लेस, सॉन्ग, सब कुछ हेल्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट भी किया, जिसके तहत आज मीन्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रांस से इतनी बड़ी क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम थोड़ी सा डिस्कस करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट वो थे जब फ्रांस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गई थी। जैकोबिन्स गवर्नमेंट के बाद में उन्होंने जो काउंसिल्स बनाए थे, उसके बाद में डायरेक्टरीज बनाई थी, उनमें आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, मैंने बताया था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी गवर्नमेंट में काफ़ी इंस्टेबिलिटी बन गई। और तभी इसी मौके का फ़ायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस के हेड बन गए बाय मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ओके, मिलिट्री ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग थी, है ना, जो मिलिट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और उनका ऐसा मानना था कि कि वो एक कंट्री को रूल कर सकते, जब मेरे पास इतनी ताकतवर सेना है, तो वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्वेट करने लगा ना, उनको कब्जा करने लगा। बट लेकिन आफ्टर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए और वहीं पर उनका शासन भी खत्म हो गया। ओके, इस चैप्टर में लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।